कैसे हैं दोस्तों? आप सब उम्मीद है खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये जो सेशन है ये मिस्टर तैयब मुर्तज़ा जो है उनकी तरफ से है। तो इसके अंदर जो अटेंडीज हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे कुछ बातें होंगी, कुछ सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, क्वेश्चंस भी होंगे। तो विदाउट एनी वेट आइए आगाज करते हैं। तैयब भाई, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू अब्दुल्ला भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको खुश आमदीद आज के सेशन में। आज का जो सेशन है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से है और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। मैं आपको चंद एक एग्जांपल बताऊंगा, फिर उसको हम स्टार्ट करते हैं। जब मैं एफएससी क्लास में पढ़ता था तो मेरे एक उर्दू के टीचर थे, प्रोफेसर इमरान साहब। वो अक्सर हमें कहते थे कि जो इंसान जिस चीज़ के बारे में सोचता है उस टाइप की चीज़ें, उस टाइप के इंसान उससे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो एक एग्जांपल देते थे कि आपको अपने इर्द गिर्द जो चर्स पीने वाले नशेई लोग नज़र आते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनको वो ड्रग्स के ठिकाने कहाँ से मिलते हैं। अब स्टार्टिंग में आई थिंक अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ कोई भी ड्रग, तो मुझे नहीं पता कि ड्रग की कौन सी जगह पे मुझे ये वाले जो नशे हैं वो मिलेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा टाइम उस पर स्पेंड करूँ, अपना माइंड बना लूँ, थोड़े दिनों के बाद मुझे कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिल जाएगा जो मुझे बता देगा कि आपको इस जगह से इजीली जो ड्रग्स हैं वो मिल जाएंगे, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ मेरे माइंड में एफएससी के दिनों में मेरे टीचर ने डाली थी। उन्हीं दिनों में मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ सूफीज़्म को सीखने के हवाले से। तो मैं उसको सीखने के लिए डिफरेंट टाइप्स के लोग तलाश करता था कि जो मुझे मिलें और मुझे बताएं कि इंसान क्या होता है, क्योंकि मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी सूफीज़्म के हवाले से जिसमें इमाम गज़ाली और कुछ और लोग थे। तो मेरा ये इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता गया। तो मैं चाहता था कि मेरे पास कोई मेरे सामने ऐसा बंदा बैठे जो मेरे जहन में उठने वाले सवालों के जवाब दे। तो मैंने कुछ किताबों में पढ़ा था कि जो सूफी लोग होते हैं उनके पास ये जवाब होते हैं, तो मैं उनको तलाश करता था। अच्छा, मुझे एफएससी के दिनों में और तो बहुत सारे लोग मिले, जैसा पर्सन मैं चाहता था कि मुझे इस तरह से जवाब दे वो पर्सन मुझे नहीं मिला था। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में आ गया। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी मैं तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिला। अब जब मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट हुई तो उन्हीं दिनों मुझे एक पर्सन मिले जो बिल्कुल जैसा मैं चाह रहा था कि मुझसे इस तरह से कम्युनिकेट करे, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि या मोस्टली ऐसा होता है, जो चीज़ हम सोचते हैं वो हमें फ़ौरन से नहीं दी जाती, लेकिन वो थॉट, वो एक्शन जो हम सोच रहे होते हैं वो अपना काम करता रहता है, अपना काम दिखाता रहता है। फिर ऐसा होता है कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली वो पर्सन हमारी लाइफ में आ जाता है, फिर वो चीज़ हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसके बारे में जो साइंटिफिक कोई आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि साइंस का नज़रिया जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में इसकी मिलती-जुलती कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन साइकोलॉजी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना ज़्यादा नहीं मानती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेस साइकोलॉजी भी, नफ्सियात का इल्म भी बिलीव रखता है। और जब मैं हिप्नोथेरेपी के साथ ऐड हुआ तो मुझे इन चीज़ों पे बिलीव ज़्यादा हुआ कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। इंसान होने के नाते हर इंसान की कुछ वाइब्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी इंसान, अगर हम किसी तकलीफ में हों, हमारे पास से कोई एक पर्सन गुजरता है, अचानक से हमारा जिस्म हल्का महसूस करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है किसी इंसान से हम मिलने के लिए जाते हैं, जब उससे मिलते हैं तो हमारे जो ज़हन होता है वो ज़्यादा वसी हो जाता है। इसको सूफ़ीज़्म में भी इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया जाता है कि जो अहले दिल होते हैं उनको ईज़िली ये चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं। अगर उनके पास कोई सवाल लेके जाएँ तो आप अचानक से वो सवाल भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी कन्वर्सेशन में होते हैं, जब भी किसी भी मीटिंग में होते हैं, जिस पर्सन की स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी हाई होगी वो उस जो मीटिंग होगी, उस गैदरिंग होगी, उस पे वो सुपीरियर रोल अदा करेगा। क्योंकि जब हम सुपीरियर नहीं होते, हम किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो सुपीरियर होता है स्पिरिचुअली तौर पे, उसने अपने थॉट पे काम किया होता है। जब उस पर्सन के साथ हम बैठते हैं तो
ऑटोमेटिकली हमारी थॉट भी पॉजिटिव हो जाती हैं, और वो उसकी थॉट, जो उस पर्सन की थॉट होती हैं, वो हमारे ऊपर डोमिनेंट हो जाती हैं और हम अपनी थॉट को भुला देते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिप्नोसिस के अंदर सजेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि उसमें हम इमेजिनेशन को ऐड करते हैं। इमेजिनेशन के ज़रिए से हम जो सजेशन देते हैं और उसके रिज़ल्ट हम फ़ौरन बाद, जब सेशन कंप्लीट होता है, तो वो उसके रिज़ल्ट हम देख रहे होते हैं। अच्छा, ये एक आधे घंटे के सेशन में, 1 घंटे के सेशन में डेली बेसिस पे क्लाइंट के अंदर ये तब्दीली रोनुमा होते हुए जब मैं देख रहा था, या अब जब देखता हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें किस तरह से डेवलप होती हैं, किस तरह से ऐड होती हैं। क्योंकि अल्लाह का ना एक निज़ाम है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब मैं स्टार्टिंग में सोचता था कि अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते थे, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो हमारे जहन में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि इतने सारी चीज़ें किस तरह से अल्लाह ताला की निगाह में आती होंगी। लेकिन फिर जब अब थोड़ा सा इस फील्ड में आया तो मुझे समझ ये लगी कि अल्लाह का जो निज़ाम है वो फिक्स है, वो परमानेंट है, या जिसको अल्लाह की फितरत कहते हैं, उसमें कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होती। अब अल्लाह ने इस निज़ाम को चलाने के लिए कुछ रूल बना दिए हैं कि ये वाला इंसान इस स्टेप को फॉलो करेगा तो उसको ये रिज़ल्ट मिलेगा। इस रिज़ल्ट को गेन करने के लिए इस स्टेप को फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है। अब यही सारी की सारी चीज़ें हम अपनी दुआओं में भी देखते हैं, हम अपनी इबादत में भी देखते हैं, और साइकोलॉजी फील्ड में भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुआ की होगी। आप लोग बता सकते हैं आपने कौन सी दुआ की है और वो दुआ कबूल हुई है? आप यस, लोग माइक ऑन वो करके बता सकते है हैं? और कबूल भी हुई है। ठीक है। अच्छा, कोई और जो बताना चाहे? अच्छा, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब में हम दुआ से स्टार्ट करते हैं। इसको ये साइकोलॉजिकल तौर पे, या अगर माइंड साइंस में देखा जाए तो ये किस तरह से वर्क करती है। मे बी मैंने कल के सेशन में भी कुछ चीज़ें इसके बारे में बताई होंगी कि जब भी हम कोई चीज़ मांगते हैं, अल्लाह से मांग रहे हों या अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हों या नेचर से मांग रहे हों, क्योंकि जो अल्लाह ताला की ज़ात है, एज अ मुस्लिम हमारा बिलीफ है, जो अल्लाह ताला है वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। वो तमाम जहानों का, तमाम इंसानों का और तमाम मज़हब के लोगों का मालिक है। चाहे वो उस पे बिलीफ ना भी रखते हों, वो फिर भी उनका मालिक है। अच्छा, ये उनका मालिक जो है अल्लाह ताला, उन इसकी ज़ात जो है वो तमाम इंसानों की मालिक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला मुसलमान को एक चीज़ प्रोवाइड करे, वो नॉन मुस्लिम को ना प्रोवाइड करे, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ तो तमाम इंसान जो हैं वो इक्वल फेज़ में एक जैसे देखे जाते हैं, एक जैसे समझे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे घर में जो बच्चा होता है, जो वालिदैन का सबसे ज़्यादा कहना मानता है, तो वालिदैन उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उसे प्यार भी करते हैं, क्योंकि वो उनका कहना मानता है। तो जो भी इंसान इस दुनिया में होगा, अगर उसका कहना मानेगा, तो उससे ये होगा कि वो बाकी जो वो बच्चा होगा उसके लिए लायक होगा, उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन उससे उससे मुराद ये नहीं है कि जो बच्चा वालिदैन का कहना नहीं मानता, वो वालिदैन से हट जाता है। अच्छा, अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, अल्लाह का जो निज़ाम है, जो लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का निज़ाम है, वो एक प्रॉपर एक दायरे की शेप में चल रहा है और वो तमाम इंसानों के लिए सेम है। अब उसमें साउंड इश्यू है बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी? बाकी लोग बता दें, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? अब क्लियर आ रही है? यस। अच्छा, नो इशू। ठीक है, आज जिनको इशू आ रहा है वो उसको रीजॉइन कर लें। ओके। अच्छा, अब अल्लाह का जो निज़ाम है वो जो है वो सबके लिए सेम है, सबके लिए इक्वल है, और अल्लाह ताला तमाम इंसानों को इक्वल मौक़े प्रोवाइड करता है।
अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अल्लाह ने एक निज़ाम कुदरत बनाया हुआ है जिसमें उसने इंसान को उससे मांगने के कुछ तरीके कार बताए हैं, उसको चीज़ों को अपनी जानिब इंगेज करने के कुछ मेथड्स जो हैं वो उसको बताए हैं। अब वो जो मेथड हैं, वो जो तरीक़ेकार हैं, वो लाज़मी नहीं है कोई मुसलमान यूज़ कर रहा हो। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अब्दुल्ला भाई आप इधर ही हैं? मेरी आवाज़ सर क्लियर आती नहीं है है आप आपकी सब? आवाज? यू आर क्लियर। चलें, जिन स्टूडेंट का कनेक्टिविटी का इशू होगा मे बी उनको इशू फेस कर रहे हों। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है, इस नेचर के निज़ाम को हमने अपने कंट्रोल में किस तरह से लेके आना है। कल की क्लास में मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है बेसिकली वो है नेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक सोर्स। अब उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए से चीज़ों को अपनी जानिब एंगेज करना होगा, अट्रैक्ट करना होगा। अब उसमें अगर हम थोड़ा-सा इस चीज़ को देखें कि जैसे हमारी थॉट्स होती हैं, वैसे के वैसे हमारे जो बिलीफ सिस्टम है वो बनते हैं, और जो बिलीफ होते हैं वो एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, और एक्शन फिर हमारी प्रॉपर ओवरऑल लाइफ बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक सवाल और पैदा होता है कि अगर किसी इंसान के बिलीफ जो हों वो पॉजिटिव हों, मुस्बत हों, लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा होता है, ऐसा क्यों है? आप लोगों में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा? एनीवन? मेरा सवाल ये है। जी, आप मुझे इंट्रोडक्शन नाम बता दें। मैंने कहा सर मैं नगीन बात कर रही हूँ और मेरा क्वेश्चन ही ये है कि कुछ लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं उसके बावजूद भी नेगेटिव होता है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इस दुनिया का जो निज़ाम है, अगर हम गैदरिंग में रहते हैं तो लाज़मी नहीं है कि आप मुस्बत सोच रहे हों तो आपके साथ वाले जो इंसान होते हैं उनकी थॉट भी होती हैं, वो भी आप पे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, असर अंदाज होती हैं। अगर आप मुस्बत सोच रहे हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, किसी भी शख्स के हवाले से, लेकिन अगर वो इंसान जो है उस चीज़ के हवाले से नेगेटिव अपने माइंडसेट को लेके बैठा हुआ है, तो क्योंकि वो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, उसकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो सेम पेज पे चल रही है, उसकी लाइफ में कोई इशू हो तो वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। अगर इसको हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में देखें या इसके अलावा वालिदैन के और बच्चों के रिलेशनशिप में देखें, एक फैमिली की गैदरिंग में देखें, तो इसमें अगर एक पर्सन जो है नेगेटिव सोचेगा तो दूसरा पर्सन भी उसमें उस पे भी उसका असर होगा, क्योंकि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, और सोशल एनिमल जब दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके साथ उसकी अट्रैक्शन होती है, तो वो दूसरे पर्सन की थॉट भी हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं, हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। मेरे पास क्लाइंट आए हुए होते हैं, जैसे कि आज मेरे पास एक फीमेल क्लाइंट आई हुई थी, और उनका यही इशू था कि उनकी जो इन लॉ हैं उनका बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं है। जो भी फीमेल के प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे मुझे स्टोरी सुना रही थी, किस्से सुना रहे थे, और साथ में कह रहे थे मैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। देखिए, क्योंकि जब हम किसी भी गैदरिंग में रहते हैं उसमें हमारी सोच के साथ साथ दूसरे की सोच भी हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। एज अ साइकोलॉजिस्ट या हिप्नोथेरेपिस्ट जब मैं थेरेपी प्रोवाइड करता हूँ, या जब आप लोग अपनी फील्ड में थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे, जब आप थेरेपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप अपने उस क्लाइंट को ठीक कर सकते हैं। उस थेरेपी के ज़रिए से आप उसकी फैमिली मेंबर के थॉट को चेंज नहीं कर सकते। अब जब आप उस क्लाइंट की थॉट पैटर्न को चेंज कर देते हैं, मुस्बत कर देते हैं, अगर उसके सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जो नेगेटिव माइंडसेट रखता है और उसको डिस्टर्ब करता है उस पर्सन को, तो हम उसके माइंड में, क्लाइंट के माइंड में
उस पर्सन का जो स्कीमा होता है उसको चेंज कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, उसको इस कदर रिफ्रेम कर देते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम, जब वो नेक्स्ट टाइम वो पर्सन उससे कम्युनिकेट करता है, उससे बात करता है, तो जैसे अगर वो मिसबिहेव कर रहा होगा तो उस पर्सन पे उस मिसबिहेव करने का इम्पैक्ट नहीं होगा, वो इंसान आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर लेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये हम साइकोलॉजिकल अप्रोच यूज करते हैं। आई थिंक मैंने आपको एक एग्जांपल दी होगी, पहले भी शायद आपको एग्जांपल दी होगी कि एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल में था, तो हॉस्पिटल में मुझे तमाम चीज़ें जो थी वो ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क नज़र आ रही थी, अंधेरा अंधेरा फील हो रहा था। तो मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा वहाँ पे रहा, तो मुझे अंधेरा अंधेरा फील हो रहा था। मैं समझ रहा था शायद हॉस्पिटल के अंदर, पिम्स के अंदर था मैं, कि हॉस्पिटल के अंदर लाइट नहीं है जिसकी वजह से ये सारा मसला हो रहा है। तो थोड़े टाइम के बाद मैं बाहर निकला। जब बाहर निकला तो मुझे बादल बादल महसूस हो रहे थे। मैं ये समझ रहा था कि आसमान पे आज बादल छाए हुए हैं, शाम में बारिश होने वाली है। तो थोड़े टाइम के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मैंने देखा कि मैंने सन ग्लासेस लगाई हुई थी ब्लैक कलर की। उन सन ग्लासेस की वजह से मुझे सारी चीज़ें ब्लैक नज़र आ रही थी। सेम इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह से काम करता है। जिस तरह की आपने परसेप्शन रखी हुई है, थॉट्स रखी हुई हैं, उस तरह की चीज़ें आपके साथ अट्रैक्ट करती हैं, आपके साथ इंगेज होती हैं। अच्छा, अब ये जो इमोशन, हम मोस्टली इन चीज़ों को जज करते हैं हम अपने इमोशनल पैटर्न के ज़रिए से। ये जो इमोशन है ये हमारी एक हैबिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो सैडनेस फील करता है। क्या ये सैडनेस आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा फील कर रहे होते हैं जब भी आप सैड हुए हैं? थोड़ा सा हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप सब मुझे अपने माइंड को आंखें बंद करके चेक करें कि आपने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम कब सैडनेस फील की थी। किस एज में सैडनेस फील की थी? सैडनेस क्या होती है? बताएं फिर आप लोग। अगर कर लिया तो बता सकते हैं आप लोग। ओके। अच्छा, अब आपने जिंदगी में पहली दफा जब सैडनेस फील की, अच्छा क्लियर नजर नहीं आ रहा आपको। अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम सैडनेस फील की है तो उस टाइम पे या अभी आप जो सैडनेस फील करते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? जब अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सैडनेस फील की है या अब सैडनेस फील करते हैं, जो जज्बात आपको फीलिंग महसूस होती हैं, अब वो किस टाइप की थी और अब कैसी हैं? पहले सैडनेस से ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होता था और अब वहां से ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होता। उसके अंडरस्टैंडिंग पीछे रीजन क्या करने को दिल करता है, चीजों को लेकर अंडरस्टैंड करने को दिल करता है। है? उसके पीछे रीजन क्या है? मे बी शायद बाय द टाइम इमोशनली स्ट्रांग हो गए हैं और एक्सपीरियंस गेन हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि विद द एक्सपीरियंसेस हमारे जो इमोशन स्ट्रांग होते हैं, आपने ठीक कहा। दूसरे नंबर पे है लर्निंग। जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, जब भी हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, तो उससे ये होता है कि उस चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में जो होती है वो बढ़ जाती है। जब हम इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अंदर उस चीज़ या उस पैटर्न या जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी एक्टिव होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, अब थॉट में 2 तरह की थॉट्स होती हैं। अब एक पर्सन है जिसके अंदर थॉट्स पैदा हो रही हैं, नेगेटिव थॉट्स पैदा हो रही हैं, कोई गलत थॉट पैदा हो रही हैं, क्योंकि इस टाइप की थॉट्स जो हैं वो शैतान की जानिब से भी इंसानी जहन के अंदर डाली जाती हैं। अच्छा, अब जो शैतान की वजह से जो थॉट्स डाली जाती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती।
लेकिन अगर ऐसा हो कि लॉ ऑफ नेचर इस तरह से काम करता हो कि कोई भी थॉट जो है वो अपना काम दिखाना शुरू कर दे, वो अपना यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी नेगेटिव जिसको हम वसवसे कहते हैं, कुरान पाक में भी इस चीज़ से बचने के लिए बताया जाता है, या इस तरह के ख्यालात हमें शैतान हमारे दिलों में डालता है। तो ये वसवसे होते हैं, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं और इंसान के बस में नहीं, कंट्रोल तो हो सकते हैं लेकिन इंसान के बस में नहीं होते। अब ये शैतान की जानिब इंसान के अंदर ऐड किए जाते हैं। अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करता कि जो भी हम सोच रहे हैं ऑटोमेटिकली हम वैसे बन जाएं, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपकी थॉट के साथ जो आप सोच रहे हैं, थॉट के साथ आपकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप नेगेटिव सोच रहे हैं, शैतान की जानिब से आपके जहन में कोई वसवसा डाला गया है, लेकिन वो वसवसा अगर नेगेटिव है लेकिन आपकी जो विल पावर है उस वसवसे के अगेंस्ट में है, तो आप वैसे नहीं बनेंगे, उस तरह से जनरेट नहीं होंगे। ठीक हो गया। अगर फ्राइड की हम थ्योरी के मुताबिक देखें तो इंसान के अंदर अब इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी पावर है वो विल पावर है, और जो हमारी इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट है, इसमें जब हम इड और ईगो के सुपर ईगो के दरमियान में जंग चल रही होती है, कभी हम इड के रास्ते होते हैं, कभी हम सुपर ईगो को फॉलो कर रहे होते हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कभी हम नफ्से अम्मारा को फॉलो कर रहे होते हैं, कभी हम नफ्से मुतमइन्ना तक पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों की दोनों चीज़ें एट अ टाइम भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें डोमिनेंट वो होगा जिस पे आप अपनी विल पावर ऐड करेंगे। किसी भी चीज़ को, किसी भी पैटर्न को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसमें सोचने के साथ साथ उसमें अपनी विल पावर को भी ऐड किया जाता है। जब हम अपनी विल पावर को साथ में ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। एनएलपी में एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं एक्ट एज, यानी कि जैसा आप बनना चाह रहे हैं आप वैसे अमल शुरू कर दें, वैसे करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो एक ऊंचे ओहदे पे जाना चाह रहा है, एक बड़ी पोस्ट गेन करना चाह रहा है, लेकिन जब वो एक बड़ी पोस्ट गेन करता है तो बड़ी पोस्ट गेन करने वाले का एक स्टाइल होता है, उसमें स्पीकिंग स्टाइल हो सकता है, उसमें ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है, उसमें कॉमन सेंस हो सकती है, उसमें सिटिंग स्टाइल हो सकता है, उसमें खाने पीने का, वो सारी की सारी आदत जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब एक पर्सन है जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करता है कि मैंने इस मकाम तक पहुंचना है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इस मकाम तक कैसे पहुंचना है। अब उसके लिए वो ये करता है कि जस्ट उस एक्शन को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है कि इस टाइप का पर्सन ऐसा होता है, उस पर्सन को विजुलाइज करना स्टार्ट कर देता है, उस पर्सन को आइडियलाइज करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम के बाद वो पर्सन बिल्कुल वैसा का वैसा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेशन 2-3 तरह के होती है। जब आप अपने माइंड में थॉट जनरेट कर रहे होते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन ही है। जब आप अपनी ज़ुबान के ज़रिए से, अब फॉर एग्जांपल आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके माइंड के साथ मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये भी एक लैंग्वेज का पैटर्न है जो आपके अंदर ऐड हो रहा है, आपके अंदर पनप रहा है। सेम इसी तरह से एक लैंग्वेज का पैटर्न जो आपकी शख्सियत को बनाता है कि आप कैसा बनना चाह रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल को जीना चाह रहे हैं, आगे आप खुद को कैसे बढ़ाना चाह रही हैं। तो आपके पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, कुछ टाइम के लिए आप वैसी एक्टिंग करना स्टार्ट कर दें। आपने अक्सर देखा होगा कि जो डिप्रेसिव क्लाइंट आते हैं, डिप्रेशन के, या ऐसे क्लाइंट आते हैं जो काफ़ी सैडनेस में से गुजरे हों, तो उनके बॉडी पोस्चर जो होंगे आप उनको नेगेटिव देखेंगे। उनकी जो कमर होगी, जो उनकी गर्दन होगी वो झुकी हुई होगी, कंधे उनके बेंड होंगे। जस्ट आप उनके बॉडी पोस्चर को जब चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होंगी, उनका बोलने का अंदाज भी बदल जाएगा। अब मेरे पास एक कुछ दिनों पहले एक 70 साल के बुजुर्ग आए हुए थे।
अब उन 70 साल के बुजुर्ग को महसूस होता था, एक तो उनकी उम्र हो गई थी 70 ईयर की एज के अंदर, अब इंसान को मौत से तो डर लगना ही है। एक तो उनको मौत का खौफ बहुत ज़्यादा फील हो रहा था और डिफरेंट टाइप्स की थॉट्स उनको तंग कर रही थी। अब मेरे पास जब आए तो मैं फिर सोचने बैठ गया कि अब इन पे तो मैं कोई थेरेपी अप्लाई कर नहीं सकता, हिप्नोसिस इन पे ऐड नहीं होगा। इसके अलावा मेडिसिन वो ऑलरेडी खा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने फोकस किया कि क्योंकि एक तो नेचुरल है, हमारी जो एज जो बड़ी होती है तो हमारे जो बॉडी पोस्चर होते हैं वो बेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, झुकना स्टार्ट हो जाती हैं। जस्ट मैंने उनको ये कहा कि आपने ये करना है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आपने ये करना है कि जो एक बेल्ट होती है जो आप अपने कमर में लगाएंगे जिससे आपकी कमर स्ट्रेट होगी, उससे आपकी जो थॉट होंगी, जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट जनरेट हो रही हैं वो आना बंद होंगी। अच्छा, मैंने जस्ट वैसे ही, क्योंकि मैं मोस्टली जो मेरे पास कम एज वाले क्लाइंट आते हैं उन पे मैं मोस्टली बॉडी पोस्चर पे भी काम करता हूँ, तो मैंने कहा कि इसके ज़रिए से भी मे भी हो सकता है, ठीक हो सकता है। थोड़ा सा मैंने उनका बिलीफ बना के उनको भेज दिया। अच्छा, उन्होंने उस पे अमल किया तो विद इन 1 वीक वो मुझे, उनकी बेटी मुझसे रब्ता किया कि अब बाबा की जो थॉट हैं वो क्लियर हो गई हैं, अब वो चीज़ें उनको तंग नहीं कर रही, ठीक हो गया। अब ये क्या चीज़ है, एक तो आपके बॉडी पोस्चर या जो एक्शन होते हैं वो भी आपकी थॉट्स पे असरअंदाज होती हैं, आपकी थॉट्स पे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अब यहाँ तक कोई सवाल है पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी? जी वालेकुम सलाम। जी जी सर, आपने इसमें बात की है कि जो नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है, या मतलब जैसे सैटेनिक विस्पर्स होती हैं, शैतान के जो वसवसे होते हैं, तो यानी कि हमको फॉर एग्जांपल कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ भी, तो आप उससे रिलेटेड यानी कि वो नेगेटिव थॉट्स, या मतलब जिस तरह एक होता है ना, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो हमें डिफरेंस किस तरह पता चले कि ये नेगेटिव थॉट्स जो है, या मतलब जैसे इवन लड़ाई वाला ही जैसे कॉम्बैट होता है, ये डिफेंस होता है, तो ये मतलब राइट पाथ पे लेके जा रहा है, या ये नेगेटिव पैटर्न जो है ये रॉन्ग है, मतलब शैतान की तरफ से? ठीक है। अच्छा, उसके लिए ना हमारे पास बिलीफ सिस्टम है। हम क्योंकि इस्लामिक कल्चर में पैदा हुए हैं, इस्लामिक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो इस्लामिक ही होगा। अब जो जो हमने इस चीज़ को अगर एनालाइज करना है कि जो हमारे अंदर थॉट जनरेट हो रही हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो किस टाइप की थॉट हैं, अगर हमने उसको मेजर करना है, उसको हमने देखना है कि वो किस टाइप की हैं, तो उसका सलूशन ये है कि हम उनको देखेंगे बज़रिया बिलीफ, हम अपने अक़ैद के मुताबिक। अब अगर हम इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक अगर किसी इंसान के दूसरे इंसान के बारे में नेगेटिव थॉट्स करना, इस्लाम ने इस चीज़ के लिए प्रॉपर वे में मना किया है कि किसी इंसान से नफरत ना करें, बोझ ना रखें, हसद ना रखें, कीना ना रखें। अगर इस टाइप की थॉट आपके अंदर जनरेट हो रही हैं, आपके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट है लाइफ जीने का, जो आप अगर आप इस इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ गुजारते हैं तो आप उस कोड ऑफ कंडक्ट को देखेंगे कि इस कोड ऑफ कंडक्ट जो मेरे पास लॉ है, उस लॉ के मुताबिक ये थॉट मेरे अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आपके अंदर पैदा होने वाली थॉट जो हैं वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। और जो नेगेटिव हैं तो वो आप डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे यूज़ कर रही हैं या वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो जब आप उसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि जो बिलीफ होते हैं किसी भी सोसाइटी के हों, अब हम इस्लामिक सोसाइटी में हैं तो हमारे जो बिलीव्स हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारे पास आइन है वो इस्लामिक आइन है जिसमें कुरान पाक है, हदीस है, उसकी रोशनी में हम उन चीज़ों को मेजर करते हैं। यहाँ सर तक समझ आ गई? सर, जी ये आपकी बात समझ आएगी, लेकिन जो मेरा यानी मकसद है पूछने का वो ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल जो अगले बंदे के जैसे आपको पता ही नहीं होता, तो मतलब आपके डिफरेंट थॉट्स आ रही होती है ना कि वेदर दिस पर्सन इज गुड और नॉट, तो यानी कि अब यानी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें खुद कंफ्यूज होता है कि आइदर ये नेगेटिव थॉट जो इस पर्सन के बारे में आ रही है सही है कि गलत है। मे बी आई एम क्लियर दिस टाइम? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है, आप ये नेगेटिव वे में सोच रहे हैं। अगर आप इस्लामिक चीज़ों पे बिलीव रखते हैं तो उसके मुताबिक अगर आपके अंदर ये थॉट पैदा हो रही है, अगर आप उस इंसान के साथ ज़्यादा
मिलते जुलते नहीं हैं, तो आप अपने जहन में भी उस इंसान को बुरा नहीं कह सकते। ठीक है। नो दूसरे नो नंबर पे नो आई मीन टू से जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं लाइक एक पॉइंट पे होता है कि लाइक आप बिल्कुल अनसर्टेन हो जाते हैं लाइक जैसे एक अगर ट्रस्ट इशू या कह लें या इस जी, किस्म का। आपकी फैमिली में कोई पर्सन आपके जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर उस पर्सन के हवाले से नेगेटिव जज्बात पैदा होंगे। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें भी आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। जब हमारी ईगो होती है वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरे पर्सन को नेगेटिव शो कराती है और हमें मुस्बत शो कराती है, क्योंकि वो हमें उस तकलीफ से बचाना चाहती है जिसको हम गिल्ट कहते हैं। उसको आप एनालाइज करना होगा कि जो जिस सिचुएशन की वजह से या जिस पर्सन पे आपके अंदर ये थॉट पैदा हो रही हैं, उसको जब आप क्रिटिकल एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये थॉट जो आपके अंदर पैदा हो रही हैं वो किस टाइप की हैं। यहाँ तक समझ आ गई? और कोई सवाल है आप लोगों में से? फिर आगे बढ़ें। जी, और कोई कुछ पूछना चाहें? मुझे आप लोगों के नाम शो नहीं हो रहे, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप ह्यूमन थॉट पे, ह्यूमन इंसान की जो सोच है उस पे थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो इंसान की सोच है वो इंसान के जज्बात और रवैयों को मुतासर करती है। मैं आपको, अगर आप लोग मेरे सामने क्योंकि वीडियो कॉल पे नहीं बैठे, अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं। आप सब अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखें बंद करके आप किसी भी अपनी लाइफ के नेगेटिव इवेंट, नेगेटिव इंसिडेंट के बारे में सोचें, उसकी इमेज बनाएं। हाँ जी, बना ली। अब मुझे ये बताएं, जब आपने किसी भी नेगेटिव इवेंट, नेगेटिव इंसिडेंट के बारे में इमेज जनरेट की, उसके बारे में सोचा, तो आपके माइंड से कोई ना कोई रिप्लाई आया होगा, आपके इमोशन में कुछ तब्दीली रोनुमा हुई होगी। आप लोग मुझे बताएं आपने कैसा फील किया, सब बता सकते हैं। एनीवन? सर एक रेजिस्टेंस ही फील लाइक आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट थिंग कि उसको सोचने का दिल नहीं कर रहा था या देखने का नहीं। ठीक है, ओके। और कोई? उस इवेंट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा फील नहीं हुई जितनी पहले होती थी। ठीक है, लेकिन बुरा महसूस हुआ? डेफिनेटली बुरा फील हुआ, बहुत हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया। अब आप लोग दोबारा आंखें बंद करें। अब आप अपनी जिंदगी की किसी पॉजिटिव इवेंट, पॉजिटिव इंसिडेंट के बारे में सोचें, उसकी इमेज जनरेट करें। जब उसकी इमेज जनरेट करें तो आप अपने रवैयों में पैदा होने वाली तब्दीली को भी महसूस करें कि वो किस तरह से तब्दील हो रही है। जब कर लें मुझे फिर बताएं। हाँ जी, बताएं। बहुत पॉजिटिव फील हुआ, अच्छा फील हुआ। ठीक है, अब आपने अपने जज्बात में तब्दीली महसूस की? एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम कोई भी चीज पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे जज्बात पे होता है। ठीक हो गया। अब ये जो जज्बात होते हैं, वो अगर उन जज्बात को हम कुछ अरसा के लिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव जज्बात हैं हमारे अंदर, उन नेगेटिव जज्बात को, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन में एग्रेशन है किसी भी वजह से, अब वो एग्रेशन को बाहर नहीं निकालता, उसको अंदर दबाता रहता है, अपने अंदर रखता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद उसका जो रवैया होगा वो एग्रेसिव हो जाएगा। वो दूसरों पे गुस्सा निकालना स्टार्ट कर देगा ना, या अपने ऊपर, क्योंकि सेल्फ हार्म में भी कर सकता है वो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको मैं ये समझाना चाह रहा था कि जब हम कोई भी मुस्बत सोच
या मनफी सोच अडॉप्ट करते हैं, उस मनफी सोच या मुस्बत सोच के बाद उसी सेम टाइप के जज्बात हमारे अंदर पैदा होते हैं, हमारे अंदर डिवेलप होते हैं। अब ये जज्बात जो होते हैं वो ऐसा ऐसा, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक पर्सन है, वो किसी भी चीज के हवाले से नेगेटिव जज्बा रखता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आज का सेशन लेने से पहले मैं ये नेगेटिव सोच के बैठा हूँ कि मुझसे आज का सेशन नहीं होगा, मैंने तैयारी नहीं की हुई, मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बोल सकता? ओके अच्छा, अब ये चीज जब भी हम इस चीज को देखते हैं, कोई भी थॉट, कोई भी जज्बात हम लॉन्ग टाइम के लिए अपने अंदर ऐड करते हैं, वो जज्बात जो हैं वो हमारी कारकर्दगी पे, हमारे उस पे इम्पैक्ट करते हैं कि किस तरह से हमने कारकर्दगी शो करनी है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, ऑलरेडी अगर हमें किसी चीज़ के बारे में खौफ हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट में ऑलरेडी ये खौफ पैदा है, उसका अंदर ये जज्बात पैदा हो चुके हैं कि वो इस साल इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब उसके अंदर ये जज्बा पैदा होगा तो उसका पढ़ने को दिल नहीं करेगा, वो एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी माइंड बना लिया है, जज्बात उसके इस टाइप के बन चुके हैं कि उसने इस बार फेल ही होना है। तो उसमें कोई काम नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो एग्जाम में फेल होगा। क्योंकि जो भी जज्बात हम रखते हैं, वो जज्बात डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हमारी कारकर्दगी पे। वो जो अमल हम करते हैं, जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, उस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने ऑलरेडी माइंडसेट बना लिया है कि मैंने इस साल एग्जाम में टॉप करना है। अब टॉप करने के लिए अब जब उसने ये जज्बात अपने अंदर ऐड किए, सोच से फिर जज्बात, क्योंकि अब ये जो जज्बात हैं इसको हम मोटिव कह सकते हैं, जिसको आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में मोटिवेशन कह सकते हैं। अब उसके अंदर मोटिवेशन डेवलप होती हैं। अब वो मोटिवेशन जो है उस इंसान को ये इस चीज़ के लिए रेडी करती हैं कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, उसमें पढ़ेगा, उसमें टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम में जाएगा। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस बंदे की कारकर्दगी पे हो रहा है, जो भी उसने जज्बा रखा है। अब जैसा उसने जज्बा रखा है, उसके बाद उसकी कारकर्दगी पे वैसा असर हुआ है। अब जैसी कारकर्दगी हम दिखाएंगे, उसका वैसा ही रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने अच्छा जज्बा रखा है, अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, कामयाब होने वाली, सक्सेस वाला जज्बा रखा है, वैसे ही उसने काम किया, तो ऑटोमेटिकली वो एग्जाम के अंदर टॉप करेगा, एग्जाम के अंदर पास होगा। समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब थोड़ा सा हम हेप्नोथेरेपी के अगर नुक्ता नज़र से देखें, हेप्नोथेरेपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो हम लाशऊर को, जब हम सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी सुजेशन देते हैं, वो पॉजिटिव सुजेशन होती है, तो उसमें वो उसके बंदे के एतमाद में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। अब जब हम उसकी विजुअलाइज करते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, अगर हम एज रिग्रेशन कर रहे होते हैं, तो एज रिग्रेशन में फिर हम जब पास्ट में ले जाके उस इवेंट इंसिडेंट को ख़त्म करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस इवेंट के बाद पैदा होने वाले, क्योंकि वो इवेंट एक थॉट है, अब जब हमने जैसे ये पैटर्न बनता है, वैसे ही उस पैटर्न को तोड़ा भी जा सकता है। अब वो जो इवेंट है वो उसकी माइंड में एक थॉट की शेप में चल रहा है, क्योंकि अब एक्चुअल फॉर्म में तो वो इवेंट नहीं हो रहा होता उस टाइम पे, वो ऑलरेडी पहले वो इवेंट हो चुका होता है, रोनुमा हो चुका होता है। अब जस्ट उसके अंदर वो थॉट पैदा हो रही है। अब हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं, उसको हिप्नोटाइज करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे एक्सेस गेन करते हैं, अल्फा स्टेट, बीटा या थीटा, जो भी हम उसको ट्रांस में लेके जाते हैं। अब ट्रांस में ले जाके उस पर्सन की जो वो थॉट होती है, उस इवेंट या उस इंसिडेंट की उस थॉट को हम रिमूव करते हैं, उसको हम डिलीट करते हैं। जब उस इवेंट की उस थॉट को हम डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे, ऑटोमेटिकली आगे वाला जो पैटर्न होगा वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? कोई सवाल है तो पूछें।
सर what about anxiety? क्या कह रहे जैसे हैं आप? anxiety, can you hear me? जी जी बोलें। सर what about anxiety, यानी जो अब स्टूडेंट्स में एग्जाम से पहले ही, मतलब अभी एग्जाम साल बाद होना है और उससे पहले ही उनको ये मतलब एंजाइटी होती है, टेंशन लगी होती है कि मतलब किस तरह होगा, या इस मतलब एक जो नॉर्मल काइंड ऑफ, मतलब मैं इसको नॉर्मल तो नहीं कहती, लेकिन यानी कि इस हद तक एंजाइटी हो के लाइक परेशान हो स्टडीज को लेके, अब स्टडीज के ड्यूरिंग भी वो परेशानी वाली टेंशन मतलब लगी हो, तो इस चीज को किस तरह टैकल फिर करते हैं? आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी इस पे कोई वीडियो रिकॉर्ड की थी एग्ज़ाम एंजाइटी के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एग्ज़ाम के दौरान में पैदा होने वाली जो स्ट्रेस है वो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो स्ट्रेस पैदा नहीं होगा तो हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस ओवरडोज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उसमें हम प्रॉपर वे में अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते, तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें एक खौफ महसूस हो रहा होता है। अब ये खौफ जो होता है वो डिफरेंट वे से हम अपने अंदर खुद ही ऐड करते हैं या हमारे फ्रेंड या फैमिली मेंबर उसमें ऐड करते हैं कि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, तुमने तैयारी नहीं की, तुम इस बार फेल हो जाओगे। ये एक नेगेटिव फीडबैक है जो हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये उस इसलिए भी होती है क्योंकि हमने पूरा साल तो स्टडी नहीं की होती, हम लास्ट नाइट में स्टडी पे बिलीफ रखते हैं। जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन माइंड के अंदर खौफ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगा, क्योंकि जो आगे वाला नतीजा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे जो हमने कारकर्दगी अपनी जिस कारकर्दगी पे काम किया है वो हमने लेस काम किया है, थोड़ा काम किया है। अब नतीजा हमें बड़ा चाहिए, पीछे हमारे पास कोई वर्क एक्टिविटी नहीं है। अब माइंड में जो लेवल है वो दोनों अपोजिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो क्या कह रहे हैं आप, अच्छा भूल जाना ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अब वो क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से है जिसमें हमें रट्टा वगैरह सिखाया जाता है, तो उसमें तो हम मोस्टली भूल ही जाते हैं, क्योंकि अगर हम हमारे अंदर ये भूलने वाली सलाहियत ना होती तो हम इन चीज़ों को रिमेंबर ना कर सकते। अब उसके लिए डिफरेंट अप्रोच होती हैं अपनी लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चीज़ याद की तो उसमें डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। अब शायद हो सकता है कि आप किसी स्ट्रेस की वजह से भी उस चीज़ को भूल रहे हों, या बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेंटल कैपेसिटी इतना ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो सब्जेक्ट वो वाला चूज़ कर लेते हैं जो उनकी मेंटल कैपेसिटी से ओवरडोज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम भूल जाते हैं। जी अब्दुल्ला, कुछ पूछना था आपने? अब्दुल्ला आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक बंद है आपका। Am I audible now? Am I audible जी now? जी जी। अच्छा तैयब भाई, मैं ये कह रहा था कि वो लोग जो एक एट द सेम टाइम बहुत सारी थॉट सोच रहे होते हैं, क्या वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्या ज्यादा उनको इम्पैक्ट आता है नेगेटिव? क्योंकि कुछ लोग 5 सेकंड्स के लिए भी साइलेंट रहते हैं, तो उन पर ज्यादा जो है ना थॉट्स जो है ना वो आ रहे होते हैं। तो ये सिनारियोज या ये जो केसेस होते हैं ये ज्यादा वर्स होते हैं। इस बारे में प्लीज कुछ रोशनी डालिए। थैंक यू। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ओवर थिंकिंग के अंदर हमारे माइंड के अंदर एट अ टाइम डिफरेंट टाइप्स की थॉट्स जनरेट होती हैं। उसमें थॉट का जो रश होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अभी जो ओवर थिंकिंग पैदा होती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीज़न होती है, रूट काज होती हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ में ओवर थिंकिंग किस तरह से हम अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें हम लर्न करते हैं अपने बचपन से। अब अगर हमारा जो चाइल्डहुड है वो प्रॉपर वे में हैंडल नहीं किया गया, अगर उसमें हमें प्रॉपर केयर नहीं दी गई, तो ऑटोमेटिकली हम जब तन्हाई का शिकार होंगे, फैमिली की जानिब से हमें वो चीज़ नहीं दी जा रही होती जो हमें नीड होती है, तो उसके बारे में हम अपनी थॉट्स को सोचेंगे, उससे हमारे इमोशनल पैटर्न भी जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। जब हम बड़े होते हैं, थोड़ी सी एज हमारी बढ़ जाती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले अब पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस के हाई रैंक के एक ऑफिसर बैठे हुए थे। अब वो उन्होंने रैंक वाइज तो जो सबसे बड़ा ग्रेड होता है, मुझे नहीं पता चलता ग्रेड के बारे में, वो उन्होंने हासिल कर लिया।
लेकिन जब मैंने उन पे HTP अप्लाई किया तो जब मैंने उन पे टेस्ट अप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट मिले कि वो बचपन के अंदर और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस की है वो कमी है, यानी कि वो अंदर से जो है तन्हाई का शिकार हैं। उन्होंने अपने आप को तो वेल सेटल शो कराया हुआ है, वेल सेटल दिखाया हुआ है, अंदर से वो एग्रेसिव हैं। अभी मैंने उन पे टेस्ट अप्लाई किया सिर्फ HTP का। जब उस पर टेस्ट अप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है बचपन में जिसने आपको डिस्टर्ब किया हो। देन ही सेड कि बचपन में मैं अकेला रहा हूँ, मुझे वालिदैन की जानिब से प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। ठीक हो गया। अच्छा, बास कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब ये जो पर्सन होंगे वो इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब होंगे। अब वो जो पर्सन इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब होगा, क्योंकि थॉट और इमोशन का, अभी जैसे मैंने अभी बताया था, कोई भी थॉट हम जनरेट करते हैं उससे जज्बात पैदा होते हैं। थॉट और इमोशन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अब इन जज्बात, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अगर एक पर्सन हेल्दी पर्सन है, हेल्दी माइंडसेट रखता है और साइकोलॉजिकल तौर पे वो स्ट्रांग है, उसके अंदर जो थॉट पैदा होंगी वो थॉट फौरन से उसके जज्बात में तब्दील नहीं होंगी, उसमें थोड़ा टाइम लेंगी। लेकिन अनहेल्दी पर्सन की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। इधर उसको कोई नेगेटिव थॉट आई, अचानक से उसका जो BP ब्लड प्रेशर है वो लो डाउन या अप, कम हो जाता है या लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है या बढ़ जाता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उनकी शुगर पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब डिफरेंट होते हैं। बाज कुछ लोग ऐसे होते हैं जब भी उनको कोई टेंशन दी जाए तो वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं। अब इसमें भी BP का इशू होता है। अब इसमें डिफरेंट जो रिस्पॉन्सेज हैं वो शो करते हैं। अब इसके पीछे जो रूट काज होती है, जब भी कोई भी इमोशन फौरन से हमारे ऊपर, कोई भी थॉट है और वो फौरन से रिएक्ट हम करने लगे, तो फिर हम इमोशनली तौर पे अनस्टेबल होते हैं, हम इमोशनली तौर पे अनहेल्दी होते हैं। तो उसके लिए ये है कि हम अपने पीछे अपनी लाइफ में पास्ट में जाते हैं, उस बच्चे को हील करते हैं जो बच्चा अनहेल्दी है, जो बच्चा परेशान है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक टीवी की एंकर का मैंने सेशन कर रहा था, तो मैंने उनका सेशन किया। सेशन के बाद अब सेशन मैंने कंप्लीट किया, तो बेसिकली वो मेरे पास ये जानने के लिए आई थी कि वो किस वजह से, कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से वो आप अपनी इन लॉ के अंदर अपनी सास के सामने बात नहीं कर सकती। हालांकि जो उनके साथ में जो हस्बैंड की दूसरी वाइफ होती है, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, वो जो होती हैं वो इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं, इजीली बात कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती। मुझे उसकी वजह तलाश करनी है। अच्छा, जब मैं उन पे एज रिग्रेशन यूज़ किया, एज रिग्रेशन यूज़ करके मैं फिर वो वजह जानने की कोशिश की, तो हमें ये मालूम हुआ कि वो जो थी वो उस टाइम 5 साल की बच्ची थी, तो और ये खौफ ज़दा होके खड़ी थी और खौफ महसूस कर रही थी। तो उधर से उन्होंने ये चीज़ लर्न की कि जब भी कोई भी पर्सन ऊंची आवाज़ में बात करे तो अपने खौफ ज़दा हो जाना है। तो वो जो पैटर्न था वो उनका लाइफस्टाइल बन गया, उनकी हैबिट बन गई, उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ ऐड हो गई। जब भी उनके सामने कोई भी ऊंची आवाज़ से बोलता था तो वो फौरन से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर देती थी। ठीक हो गया। तो सेम इसी तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो ये होता है कि हम अपने पास में जाके उन चीज़ों को रिमूव करें, रिलीज करें। दूसरा ऑप्शन ये होता है, अच्छा ये वाला जो 2 ऑप्शन है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, इसको आप क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं। कि आप अपने पीछे जो भी आपके जहन के अंदर थॉट डिवेलप हो रही हैं, आपके अंदर थॉट जो हैं वो पैदा हो रही हैं, अब उन थॉट के पीछे की जो रूट काज है, रीजन है, वो आपने तलाश करना है। फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूं कि मैं आज का सेशन क्यों दे रहा हूं, मुझे इसकी रीजन तलाश करनी है। व्हाई? कोई भी नेगेटिव थॉट सोच रहा हूं उसकी वजह तलाश करनी है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, उसको हम क्रिटिकल एनालाइज करेंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा इस सिचुएशन में जब अपने आप को लॉजिकल थिंकिंग में डालते हैं तो वो मजीद ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हैं। सॉरी। अच्छा, अब जब वो मजीद ओवर थिंकिंग में भी चले जाएंगे तो उसमें उनकी थॉट्स
जो हैं ऑलरेडी उनके, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उस सोचने का भी पैटर्न हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपनी हैबिट्स की शेप में। अब उस पैटर्न को भी हमें चेंज करना होता है, क्योंकि इंसान का माइंड जो है एक कम्प्लेक्स चीज है। जब हम इस में अब जब हम इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक चीज को हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हमारे पास अगली चीज आ जाती है। तो उस पे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमें अपने अंदर हजारों टाइप की चीजें नजर आती हैं जिसमें हमें क्लैरिटी नीड होती है। जी समझ आ गया? जी अब्दुल्ला। अब आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible now? जी अच्छा, तो तैयब भाई सवाल जो है वो तो बहुत सारे हैं, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम वी कैन कवर देम ऑल ऑफ देम जितना भी पॉसिबल हुआ। तो मेरे ख्याल में और किसी पार्टिसिपेंट ने अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो मेरे ख्याल में वो कर लें, और उसके बाद क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? सही है? ठीक है जी, कोई सवाल है आप लोगों का? उसके बाद हम एक एक्टिविटी करते हैं, फिर एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल है? अच्छा जी, किसी का कोई सवाल है तो बराए मेहरबानी पूछिए, और जो नेक्स्ट सेशन है उसमें भी कर सकते हैं। और ये एनोनिमस है, अगर आप मेंशन करते हैं वो भी ओके है। आई थिंक तैयब भाई विल बी ओके विद दैट। तो आई थिंक लेट्स वेट 10 सेकंड्स, इफ समवन आस्क, अगर कोई कुछ पूछता है तो सही है। उसके बाद जो तैयब भाई जो एक्टिविटी है ना, फिर आप वो कर लीजिए। सही है जी? ठीक। अच्छा Sir, how to manage panic attacks and overthinking, specifically in this situation, like when exams are approaching at that time? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरे ख्याल में सेल्फ हिप्नोसिस आता है? Yes, sir, I do. But ठीक है। sometimes I'm that much low on my spirits or willpower that I don't want to do it. So that's I'm just asking that how can I manage this thing particularly? ठीक है। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिचुएशन में आप एक तो गोल सेलेक्ट करेंगे, आपने इतने टाइम पढ़ना है। और दूसरे नंबर पे जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप अगर आपको सेल्फ हिप्नोसिस आता है तो सेल्फ हिप्नोसिस में आप अपने आप को कमांड दें कि आप इस टाइम को, इस सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर लेंगी, तो आपका माइंड उसके लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि आज का जो जो अभी आपने सवाल पूछा है, ये सवाल कल के सेशन में आएगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड एडल्ट रिलेशनशिप। तो इसमें आएगा, तो मैं उसमें आपको इसका रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है? सर, अगर एग्जाम्स या मतलब स्टडीज के दौरान डिस्ट्रैक्शन होती है कभी इधर, क्योंकि मुझे एक जगह पे सुकून से बैठ के पढ़ना पसंद है, मतलब आई डोंट लाइक एनी डिस्ट्रैक्शंस। तो अब सुनिए, इन चीजों को किस तरह मैनेज करें? फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्ट्रक्शन पैदा करने वाली आपके पास सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को ख़त्म कर दें। सबसे पहली That's चीज़ not उसमें आपका possible. सेलफोन होगा। उस टाइम पे आप अपना सेलफोन किसी No, I'm not जी talking about cell phone. I'm talking about people. I mean, that's not possible. हाँ मेरा जी, जो इसमें, भी इंसान है इफ यू आप अलाउ मी, जी 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 अब्दुल्ला बोलें। नो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था तैयब भाई, जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो भी डिपेंड करता है कौन किसको डिस्ट्रैक्शन कितना समझता है। एक के लिए 1 घंटी बज गई, वो डिस्ट्रैक्शन है। एक के सामने वो 5 लोगों के सामने पढ़ाई कर सकता है, 10 लोगों के सामने नहीं कर सकता। डिपेंड्स। तो मैं सिर्फ स्केल की बात कर रहा था, हर किसी का जो जाविया है वो मुख्तलिफ है, बस ये कह रहा था। हाँ अच्छा, अब इसका सिंपल सोल्यूशन अगर आप मुझसे पूछें, अगर कोई पर्सन है जो आपके लिए डिस्ट्रक्शन की वजह बन रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी, क्योंकि आपने अपना मेंटल प्रेशर जो है लो डाउन किया हुआ होता है उस पर्सन के हवाले से। अब आपने ये करना है कि आपने अपनी मेंटल कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, अपनी पॉजिटिव, अपनी जो वाइब्स हैं आपकी, उसको इस हद तक इंक्रीज करना है कि वो पर्सन आपके लिए डिस्ट्रक्शन की वजह ना बने। क्योंकि 2 पर्सन जब साथ बैठते हैं तो दोनों पर्सन में से जिसकी एनर्जी की वाइब ज्यादा होती हैं वो उस टाइम पे दूसरे पर्सन पे डोमिनेंट होता है।
ठीक हो गया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अब आपने ये है कि आपने अपने ऊपर काम करना है, अपने विल पावर पे, आप अपने जो आपकी वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशन होती हैं, उसको आपने इंक्रीज करना है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपके पास बैठेगा तो आप उससे डिस्ट्रैक्शन फील नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी जो वाइब्स हैं उस पर्सन की निस्बत आपने लो डाउन किए हुई हैं। अब वो जो वाइब्स इंक्रीज होंगी वो होंगी, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी इंक्रीज हो जाती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न से भी इंक्रीज हो जाती हैं। अच्छा, ये जो अब ये इस पे सवाल आ गया कि, और ये जो आज हमारा टॉपिक है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से है, तो इसमें जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो भी अपना असर रखती हैं। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ, आप लोगों में से कभी किसी को नजर लगी है? सर वो तो सबको ही लगती होगी, because it's natural phenomena. ओके, अच्छा, अब सबको लगी है। थोड़ा सा हम इस चीज को एनालाइज करते हैं। जिस पर्सन की नजर लगती है, आपके अपने माइंड में किसी ऐसे पर्सन को लेके आए जिसके बारे में पता हो कि इस इंसान की जब नजर बहुत बुरी लगती है, सब अपने माइंड में लेके आए। अच्छा, अब आपके माइंड में वो पर्सन आ गया। अब थोड़ा सा उस पर्सन की लाइफ को देखें कि उस पर्सन की लाइफ कैसी रही है, उस पर्सन की लाइफ में कितने नेगेटिव इंसिडेंट गुजरे हैं, बताएं। अच्छा, अब जो पर्सन जितना ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस गेन करता है, नेगेटिव थिंकिंग अडॉप्ट करता है, उतना ही उसके अंदर जैसे पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो दूसरे इंसान में शिफ्ट होती है। सेम इसी तरह से जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव थॉट्स होती हैं या नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, वो भी दूसरे पर्सन पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मुझे पहले नहीं पता था। एफएससी के दिनों में मैं कुछ किताबें पढ़ता था तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि ये चीज़ इस तरह से काम करती है कि पर्सन जिसकी ऑलरेडी पूरी की पूरी लाइफ नेगेटिव इवेंट से भरी हुई हो, वो पर्सन, उसकी नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। अब जो दूसरा पर्सन है जो पॉजिटिव लाइफ उसने गुजारी हो तो उसकी नज़र कम लगती है। अब इसमें आपने ये भी देखना है, अब आप उसकी नज़र पे भी आप अब ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि दूसरे पर्सन की नज़र लग गई है, लेकिन आप उस नज़र लगने वाले पर्सन की लाइफ को रीड करके देखेंगे तो वो नेगेटिविटी से भरी हुई होगी। तो इस पे भी आपने गौर करना है। अब जहां तक ये सवाल है कि आपने अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को ऐड करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप अपने माइंड के अंदर प्योरिटी लेके आएंगे। अब ये नहीं है कि आप 100% प्योर हो जाएंगे, आप बिल्कुल शफाफ पानी की तरह से, क्योंकि आपके अंदर फिर भी कुछ कमियां रहेंगी, कुछ खामियां रहेंगी, लेकिन बानिस्बत दूसरे इंसानों के आपके अंदर जब प्योरिटी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी जानिब अट्रैक्ट होंगे, आपकी जानिब आएंगे। क्योंकि अगर आप ह्यूमन रिलेशनशिप में देखें तो कोई भी इंसान किसी भी नेगेटिव पर्सन के पास नहीं जाएगा, चाहे वो कातिल हो, बहुत बड़ा गुनाहगार हो, बहुत बुरे काम करता हो, जैसा भी है, लेकिन वो हमेशा प्रेफर करेगा कि उस पर्सन के पास जाए जो पॉजिटिव हो, जो मुस्बत सोचता हो, मुस्बत देखता हो। वो नेगेटिव के पास नहीं जाएगा। लेकिन जो उसको नेगेटिव के पास लेके जाने वाली चीज है वो उनके थॉट पैटर्न है। वो विल के जरिए से नेगेटिव पर्सन के पास नहीं जा रहा होता, उसने जो थॉट ऐड की हुई हैं। क्योंकि नशे करने वाले, जो लोग नशा करते हैं, वो आपको अपने नशाई भाइयों के साथ मिलेंगे, किसी नाले के नीचे मिलेंगे, किसी छुपी हुई जगह पे मिलेंगे, क्योंकि वो वहीं पे ही अपनी जगह तलाश करेंगे। अब वो जब आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे ये जगह तो बहुत बुरी है, मैं यहाँ जिस जगह पे बैठा हूँ ये जगह मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर उससे पूछिए आप कहाँ बैठना चाहोगे, तो वो कहेगा कि मैं किसी मस्जिद में, क्योंकि अगर हम उसको स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से देखें तो मस्जिद जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है बैठने के लिए, तो वो वहां पे बैठने को प्रेफर करेगा। लेकिन उसकी थॉट ऐसी हैं, उसके एक्शन ऐसे हैं, वो उसको उस जानिब लेके जाती हैं। ठीक हो गया। तो आपने ये करना है कि अपने अंदर मौजूद जो आपका इंसान है,
आपकी जो सुपर ईगो है, अपनी विल पावर को अपनी सुपर ईगो के साथ आपने ऐड कर देना है, उसको मर्ज कर लेना है। इसमें आपको थोड़ी मुश्किल जरूर पेश आएगी, क्योंकि जब आप इड और सुपर ईगो के दरमियान में क्लैश चल रहा होता है, झगड़ा चल रहा होता है, ये दोनों आपस में झगड़ रही होती हैं, दरमियान में आप विल पावर लेके आते हैं जिसमें ईगो अपना किरदार अदा करती है। तो आप अपनी विल पावर को हमेशा अपनी सुपर ईगो के साथ जब ऐड करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा कि ऑटोमेटिकली आप भी पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे और आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। खुद को तब्दील करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज है वो अपने थॉट को तब्दील करना होता है, अपने आप को तब्दील करना होता है। और उसका सबसे पहला फेज ये है कि आपको तन्हाई इख्तियार करनी होगी, क्योंकि आपको अपनी थॉट तब नजर आएंगी जब आप तन्हाई में जाएंगे। और मोस्टली हमें डर लगता है कि हम तन्हा ना हो जाएं, क्योंकि तन्हाई में हमें अपना जो रियल सेल्फ होता है, अपनी असल शख्सियत होती है, अपनी असल शनाख्त होती है, वो नजर आती है। हम देखते हैं कि मेरे अंदर ये भी गलतियां हैं, ये भी मिस्टेक हैं, तो फिर हमें एंजाइटी फील होना स्टार्ट हो जाती है कि मैंने ये भी कर दिया, मैंने ये भी कर दिया, मैंने ये भी कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं है, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी थॉट को एनालाइज करना है, उनको चेंज करना है। और तब्दील करने के डिफरेंट अप्रोचेज हैं। और तब्दीली अगर थोड़े टाइम के लिए हम मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं तो तब्दीली तब स्टार्ट होगी जब आप खुद को तब्दील करना चाहेंगे। ठीक हो गया। अब मोटिवेशनल स्पीकर आपको इस तरह से कहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम वो भी बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए डिफरेंट अप्रोच ये है कि आप अपने माइंड के साथ कम्युनिकेट करने का जो पैटर्न होता है, जो वे होता है, वो सीख लें। जब वो सीख लेंगे, उसको यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट जो होंगे वो इंक्रीज होना स्टार्ट होंगी। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक दो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हिप्नोसिस का कोर्स किया होगा। आई थिंक उसमें डॉक्टर हिना है। डॉक्टर हिना, आप इधर ही हैं? Yes, sir. I'm listening. चले, मेरा आपसे आप एक सवाल का जवाब आपने मेरी रिस्पेक्ट में बिल्कुल नहीं देना। मैं जस्ट आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जब आपने ये हिप्नोसिस का कोर्स ज्वाइन किया था, इस कोर्स के ज्वाइन करने से पहले आपका मेंटल पैटर्न क्या था, सोचने का, चीजों को देखने का, और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका पैटर्न कैसा है? सर मुझे एग्जैक्टली तो मतलब क्लियरली याद नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि पहले मैं मतलब लाइक थोड़े से डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रही थी, लेकिन जब आपका कोर्स अटेंड किया तो इट वाज रियली गुड। बाकी यानी कि जो मतलब आपने हिप्नोसिस में बताया वो हम वैसे भी करते रहते थे, लाइक टीनेज के ज़माने से स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा था। सो वी यूज्ड टू डू मुराकबा एंड स्टफ लाइक दैट। सो ये मेडिटेशन और हिप्नोसिस बिल्कुल सेम वही चीज़। तो मेरे लिए यानी कि 5 मिनट के अंदर मैं वो उसमें अल्फा स्टेट में चली जाती होती थी, तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था ये। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये जो साइंटिफिक तरीके से इसको समझा है जिस तरह मैंने, सो आई लव दैट थिंग, तो मुझे और ज़्यादा समझ आई है। ओके, नगीन आप इधर हैं? नगीन आप इधर हैं? आई थिंक ये नहीं है। अच्छा देखिए, आप जब आप अपने इस लैंग्वेज पैटर्न को सीख जाते हैं, अपने आप से कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर तब्दीली आना स्टार्ट हो जाती है। जस्ट आपने इसके लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, जस्ट आपने अपने आप के साथ कम्युनिकेशन करने का, अपने आप से कम्युनिकेट करने का पैटर्न सीखना है। जब आप पैटर्न सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आप चीज़ों को ईजिली हैंडल कर सकेंगे। जी अब्दुल्ला, अब कोई सवाल है तो पूछें, अदरवाइज हम एंड करते हैं। जी तैयब भाई, एक सवाल था, लेकिन क्योंकि जी एंड करना है तो मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। तो बेसिकली होता ये है कि ना, जैसे आजकल थेरेपीज और वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, साउंड हीलिंग और ये सारा। तो एक तो मैं ये चाह रहा था कि फ्यूचर में जो है ना, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा जो है ना वो कवर कर सकें। अच्छा, मेन क्वेश्चन जो पॉजिटिविटी है ना, जैसे आपने रोशनी डाली कि एक पॉजिटिव माइंड है, एक जो है वो नेगेटिव माइंड है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, कि एक इंसान बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जो नेगेटिविटी है कभी कभार वो हावी आ जाती है या वो जीत जाती है, चाहे वो कोई भी सेटिंग में हो। यू नो व्हाट आई मीन। तो ये नेचुरल है या ये एक
सीखने की चीज है, इस पर थोड़ी सी प्लीज रोशनी डालिए। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें कुरान पाक की एक आयत है कि जब मैं जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं वो आयत खोलूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग याद नहीं है। जब उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी अहले ईमान पे कोई भी बुरा ख्याल गुजरता है तो वो फौरन से चुकन्ने हो जाते हैं और उसको अपने आप से दूर झिड़क देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, मैं आपको एग्जैक्ट, मुझे आप थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि मैं आप उसको एग्जैक्ट आपको उसकी वर्डिंग बता दूं, तो फिर आपके लिए ये समझना आसान हो हम जाएगा। बाद में भी, हाँ जी, बाद में भी कवर कर सकते हैं क्योंकि टाइम जो है वो तो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। जी अच्छा, अब इसमें ये है, इसको कुरान पाक ने भी बयान किया है कि इसमें जो वसवसे के बारे में बताया जाता है कि शैतान की जानिब से वसवसे आते हैं। तो एक चीज़ ये है कि जो पॉजिटिव इंसान है उसकी लाइफ में भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें जनरेट होती हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि जो हैंडल का उन थॉट को हैंडल करने का वे होता है वो डिफरेंट होता है। अब जो पॉजिटिव पर्सन होगा, अगर उसके नज़दीक कोई भी नेगेटिव चीज़, नेगेटिव पैटर्न ऐड होगा, नेगेटिव थॉट उसके अंदर डेवलप होगी, तो फ़ौरन से उस पर वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसको ऑलरेडी अपने माइंड के अंदर जो फिल्टर होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव फिल्टर, जो बिलीफ सिस्टम है, ऑलरेडी उसको पता होगा कि ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है। अब जो ही उसके सामने कोई भी चीज़ ऐसी आई जो नेगेटिव है और वो इंसान खुद पॉजिटिव है, ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाएगा और वो उसके माइंड में ये थॉट पैदा होंगी, उसका जो सुपर ईगो है, जो उसका बिलीफ सिस्टम है, उसको हिट करेगा और कहेगा कि ये जो चीज़ आपके अंदर पैदा हो रही है, ये चीज़ नेगेटिव है, अब इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। अब उसके बाद फिर वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को समझना स्टार्ट कर देगा, मैंने कौन सी गलती की, कौन सी मिस्टेक की, कौन सा ऐसा काम किया। अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो कौन सा मैंने ऐसा गुनाह किया जिस गुनाह के बाद या जिस गलती के बाद मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो रही है, मेरे अंदर ये थॉट पैदा हो रही है। फिर वो पर्सन उससे निकलने का तरीका ढूंढेगा कि किस तरह से मैं इस चीज़ से निकल सकता हूँ। लेकिन एक नेगेटिव पर्सन है, उसके अंदर कोई और नेगेटिव चीज आती है तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। वो उस नेगेटिविटी को हैंडल करने की बजाय उसमें मजीद इन्वॉल्व होता जाता है, उसमें मजीद नेगेटिविटी ऐड करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी जो विल पावर है वो अपनी ख्वाहिशात के साथ, जिसको हम इड कहते हैं, उसके साथ उसने मर्ज किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, उसको स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, और जो सुपर ईगो है उसको पीछे छोड़ा हुआ है। अब जिसने इड का जो साथ दिया हुआ है वो पर्सन फिर अपनी नेगेटिविटी के साथ लड़ने में उसको मुश्किल होगी। जो जिसकी विल पावर जो है वो सुपर ईगो के साथ है, चाहे उसको जो ख्वाहिशात पैदा हो रही हैं वो नेगेटिव हो रही हैं, फिर भी वो उस चीज़ से कोप अप कर जाता है। थोड़े टाइम के लिए ये सिचुएशन आती है, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा जब वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है, एनालाइज करता है, खुद पे काम करता है, फिर वो क्लियर हो जाता है। सही है जी, मेरे ख्याल में एक्टिविटी करते हैं। सही है जी, ठीक है, एक्टिविटी कर लेते हैं। अच्छा, आज ये अब्दुल्ला इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आज इसको बल्कि सेपरेट आप उसमें कर लीजिएगा। मैं आज एक एक्टिविटी करवाना चाह रहा हूँ स्लीप के हवाले से। ठीक है, इसको हम स्लीप हिप्नोसिस कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके जरिए से हम इसको आप साथ में भी ऐड कर लेंगे। स्लीप हिप्नोसिस कहते हैं कि आपने अपनी नींद को किस तरह से बेहतर करना है, किस तरह से ऐड करना है। अब जो नेक्स्ट पर्सन है, नेक्स्ट टाइम आप इसी को, मेरे पास उसका वॉइस नोट भी होगा, आप इसको सुन के भी अपने स्लीप के पैटर्न को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ऐसा करना है, अगर अमल करेंगे तो आप सो जाएंगे। आई थिंक मेरे ख्याल में हम स्लीप वाले को ऐड ना करेंगे, वो ये सारे लोग सो जाएंगे। आपने भी सो जाना है, फिर मैंने अकेला रह जाना है। कोई और ऐड कर भाई, लेते हैं। जो भी एक्टिविटी हो यू कैन मेंशन, जो भी बेहतर ओके, हो। कोई और कर लेते हैं। अगर स्लीप का करेंगे तो यहाँ पे सारे सो जाएंगे। चलिए, आप सब अपने आप किसी जगह पे लेट जाएंगे। अगर आपने बैठना हो तो आप किसी चेयर पे बैठ जाएं और आपके साथ उसके बाजू होने चाहिए ताकि आप अपने आप को मैनेज कर सकें। आपके पास 30 सेकंड है, आप जल्दी से किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएं। चलें, अब स्टार्ट करते हैं। अब आप सब अपनी आंखें क्लोज कर दें, बंद कर दें, अपनी आंखें बंद कर दें। जैसे मैं कहूँगा आपने उस पर अमल करना है।
एक गहरा लंबा सांस लें। जब आप सांस लेंगे तो आप अपनी इस ब्रीथिंग पे फोकस रखेंगे, अपनी सांस पे तवज्जो करेंगे। जब आप सांस लेंगे तो रिलैक्सेशन आप अपनी बॉडी में इनहेल करेंगे। जब सांस छोड़ेंगे, जो स्ट्रेसेस हैं, जो टेंशन है आपकी बॉडी में, वो आपकी बॉडी से रिलीज होंगी। एक गहरा लंबा सांस लें। अभी मैं 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनूंगा और हर गिनती के साथ आपने गहरा लंबा सांस लेना है। जब आप सांस लेंगे, रिलैक्सेशन में इजाफा होता जाएगा और स्ट्रेसेस आपकी बॉडी से रिलीज होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। मेरी हर गिनती के साथ आपने अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना है। 1, एक गहरा लंबा सांस लें। जब सांस लेंगे, स्ट्रेसेस आपकी बॉडी से रिलीज होंगे। 2, सांस लें, रिलैक्सेशन को इनहेल करें, स्ट्रेसेस को अपनी बॉडी से रिलीज करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शाबाश। अभी आप सबने तसव्वुर करना है, आप एक खूबसूरत से बाग में हैं जो बहुत हसीन और खूबसूरत है। उस बाग में आपको डिफरेंट बहुत खूबसूरत और हसीन दरख्त नजर आ रहे होंगे, बहुत खूबसूरत और हसीन नज़ारा होगा। उसी बाग में एक ग्रीन ग्रास वाला एरिया होगा। उस ग्रीन ग्रास वाले एरिया पे अपनी शूज उतारें, वहां पे चलना स्टार्ट करें। जब वहां पे चलेंगे, ग्रीन ग्रास की जो ठंडक है अपने पाँव पे महसूस करें। ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे पे, आपके सांस में महसूस हो रही है। अब थोड़ी सी आवाज पे तवज्जो देंगे तो उसी पार्क में एक दरख्त पे एक परिंदा बैठा होगा जिसकी आवाज बहुत खूबसूरत और हसीन होगी। उसकी आवाज पे फोकस करें, उसकी आवाज को सुनें। थोड़ा सा आगे चलें, घास पे अपने पाँव को महसूस करें और उस घास की ठंडक को अपनी पूरी बॉडी के अंदर आप महसूस करेंगे। परिंदे की आवाज़ आपके कानों से टकराएगी, आप मज़ीद पुरसकून होंगे, मज़ीद रिलैक्स होंगे। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे आपको एक फ्लावर की क्यारी नज़र आएगी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स खिल रहे होंगे। वहाँ पे फूलों की खुशबू को महसूस करें। महसूस करें वो फूलों की खुशबू, उसमें इजाफा होता जा रहा है। शाबाश। अभी आप तस्वीर करें, अपने आप को विजुलाइज करें कि आप एक कामयाब इंसान बन चुके हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं, जैसा आप बनना चाह रहे हैं आप वैसे बन चुके हैं। आपकी ज़िंदगी तब्दील हो चुकी है, वैसे हो चुकी है जैसी आप बनाना चाह रहे हैं। शाबाश। अभी आप लोग ऐसा करें, 20 से उल्टी गिनती गिने। जब गिने आज के बाद मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप लोगों का हाथ हल्का हो जाएगा, आप रिलैक्स और पुरसकून महसूस करेंगे। आपने जो चीज़ अपने बारे में रियल इमेजिन किया, आप वैसी हकीकत बनना शुरू कर देंगे। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। अभी मैं 5 से उल्टी गिनती गिनूंगा, 1 पे आपने आंखें खोलनी हैं। जब आंखें खोलेंगे आप फ्रेश होंगे, आपका सर हल्का होगा। 5 4 3 2 1। अपनी आंखें खोलें।
हाँ जी, सब सामने आ जाए। अच्छा, अब हमने एक एक्टिविटी की है, क्योंकि मैं आपको डीप में नहीं लेके गया। अभी मैं 1 2 3 बोलूंगा। जब मैं 1 2 3 बोलूंगा, आपने अपने हाथ पे महसूस करना है कि आपका हाथ हल्का होता है कि नहीं होता। 1 2 3। चलिए मुझे बताएं, आप लोगों का हाथ हल्का हुआ? आप लोगों ने डिफरेंट फील किया? अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे जो विजन है वो थोड़ा क्लियर हो गया। ठीक हो गया। और कोई जो बताना चाहें? ओके, अच्छा, अब हम यस एक सर। छोटी सी, जी बोले बोले। यस सर, मेरा राइट हैंड थोड़ा सा लाइट फील हुआ। और दूसरा यानी कि आई मीन ड्यूरिंग हिप्नोसिस आई डोंट नो मेरी आंखों से क्यों पानी नहीं जा रहा था, बट यानी कि मुझे ऐसा फील हुआ मैं डीप में चली गई थी। अच्छा, अब मैंने ये बेसिकली आपको ये जो एक्टिविटी की है वो समझाने के लिए की है कि जब आप अपने माइंड के साथ कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं। अभी मैंने जस्ट 1 2 3 बोला तो आपके हाथ ने हरकत करना स्टार्ट कर दी, रिलैक्स फील करना शुरू कर दिया। बेसिकली ये आपको माइंड को दी जाने वाली वो कमांड है कि अगर मैं ऐसे अल्फाज को बोलूंगा, 1 2 3 बोलूंगा, तो नेक्स्ट टाइम आपका जो हाथ होगा वो इस तरह से रिएक्ट करेगा, इस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। जब मैंने बोला तो आपने अपने अंदर कुछ चीजें तब्दील महसूस की, क्योंकि अभी यहाँ मैंने पूरा प्रोसेस नहीं किया, उसको शॉर्ट वर्जन किया। अदरवाइज ये एक्टिविटी थोड़ी जो है वो लंबी है, लेकिन आपने अपने अंदर तब्दीली महसूस की होगी। सेम इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह से काम करता है कि जब आप उसमें कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं तो चीज़ें जो होती हैं वो आपकी जानिब अट्रैक्ट होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं। जी अब्दुल्ला बोले। अच्छा तैयब भाई, और क्वेश्चंस लेने या? बहुत अच्छा सेशन था, और ये जो एक्टिविटी थी ये भी जी बहुत बेहतरीन लगी। और यकीनन सबके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, राइट? बिल्कुल लेकिन ऐसा बहुत है। अच्छा था। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और लोग भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें, इफ यू हैव टाइम अवेलेबल। तैयब भाई, तो मेरे ख्याल में 10 जी सेकंड वेट करते हैं। मेरे पास टाइम है, कोई इशू नहीं है, मेरे सही पास टाइम है। सही है, तो 10 सेकंड वेट करते हैं। आई थिंक इट विल बी ग्रेट इफ समवन एल्स कैन आल्सो, अगर अपना एक्सपीरियंस बताएं ना ओके, कि उनको कैसा लगा, तो चलें 10 आप लोग सेकंड। बता सकते हैं। अच्छा, तो तैयब भाई मेरे ख्याल में क्लोजिंग करते हैं। ठीक हो गया। हम आज का सेशन एंड करते हैं। कल आप अवेलेबल होंगे? आई थिंक आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक दफ़ा बस मैं ये कह दूं कि अच्छा सेशन था। जी नेक्स्ट सेशंस और भी हैं, तो उसके बारे में अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ ज्वाइन करें और सवाल पूछें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, एंड बेस्ट ऑफ विशेस टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।